एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हमने जो पिछले टॉपिक अभी तक हमने लिए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जेनेटिक्स की ये सीरीज़ चल रही है हमारी, जो बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के लिए हम वीडियो बना रहे थे जेनेटिक्स के। उसी में जहाँ मैंने मेंडल के लॉ का एक वीडियो बनाया है, फिर मल्टीपल एलील का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मल्टीपल एलील में कौन कौन से एंटीजन्स जो हैं पर्टिकुलर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम था वो पूरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और बताया था कि A ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। उसी के बाद उसी से जुड़ा एक बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा लंबी भी नहीं बनेगी हमारी ये वीडियो, बहुत छोटा सा टॉपिक है RH फैक्टर का। ठीक है, तो RH फैक्टर जो है बेसिकली आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी का ब्लड ग्रुप बोलते हैं तो हमेशा बोलते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव या B नेगेटिव। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप को O पॉजिटिव, O नेगेटिव ऐसे डिनोट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि किस तरह से A पॉजिटिव जो है उसमें एंटीजन A होगा, एंटीबॉडी B होगी, ये बात तो हमारा डिस्कशन हो गया था। लेकिन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये जुड़ा होता है RH फैक्टर पे। RH फैक्टर जो है वो रेसिस मंकी से डिराइव किया गया एक फैक्टर है। इसका जो नाम है वो रेसिस मंकी में ये फैक्टर जो है वो देखा गया था, इसलिए इसका नाम RH पड़ा। और ये जो फैक्टर है ये एंटीजन D को डिनोट करता है। जिनमें ये पाया जाता है एंटीजन D उन्हें RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें एंटीजन D नहीं पाया जाता उन्हें RH नेगेटिव बोलते हैं। और जेनेटिकली जो RH पॉजिटिव का ट्रेट है वो डोमिनेंट होता है RH नेगेटिव के ऊपर। ओके, तो RH पॉजिटिव जो है वो सदैव RH नेगेटिव पे डोमिनेट करता है। ये जो है ये डिस्कवर किया गया था, इट वाज डिस्कवर्ड इन कनेक्शन विद अ ब्लड डिजीज इन वर्ल्ड नोन एज हेमोलाइटिक इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, एक बहुत ही फेमस डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम इसमें बेसिकली RH फैक्टर में हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रेसिस मंकी में एक फैक्टर पाया गया था एंटीजन D। वो एंटीजन D जिनमें प्रेजेंट होता है उसको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें एब्सेंट होता है उसको हम RH नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट रैबिट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी विच कुड एग्लूटिनेट द रेड सेल्स ऑफ रेसिस मंकी, इंडिकेटिंग दैट रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीजन विच वाज देन डेसिग्नेटेड एज RH फैक्टर। और ये बाद में जब मंकी में डिस्कवर कर लिया गया तो उसके बाद ये रैबिट में भी देखा गया कि रैबिट जो है इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि रेड ब्लड सेल्स का एग्लूटिनेशन करवाने में सक्षम है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग। जब कभी ब्लड में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी को एग्जिस्ट करते हैं तो जो सेल्स होती है उनकी सतह पे एक प्रकार से थक्का जम जाता है। थक्का जम जाता है इज़ अ वेरी लोकल वर्ड, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। एग्लूटिनेशन टेक्निकली साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी क्लम्पिंग शो करते हैं और सेल्स का एग्लूटिनेशन होता है। तो ये जो एग्लूटिनेशन है ये सेल्स में देखा जा सकता है। तो इसके बाद ये रैबिट में भी डिस्कवर करा गया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एंटीजन होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फैक्टर होता है जिसको कहते हैं RH फैक्टर। ठीक है, व्हेन ब्लड फ्रॉम रेसिस मंकी वॉज इंजेक्टेड इनटू रैबिट, जब रेसिस मंकी का जो ब्लड है वो रैबिट में इंसर्ट किया गया तो देखा गया कि रैबिट का जो बॉडी है वो उस ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। व्हेन टेस्टेड ऑन ह्यूमन विथ रैबिट सीरम इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स ऑफ सम पर्सन क्लम्प्ड विथ अदर्स वाइल सम डिड नॉट। जब यही सीरम जो है ह्यूमन बॉडी में डाला गया ये एंटीजन तो देखा कि कुछ में क्लम्पिंग हो रही है और कुछ में क्लम्पिंग नहीं हो रही। तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि कुछ लोगों में ये एंटीजन D उपस्थित है और कुछ लोगों में एंटीजन D उपस्थित नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो RH फैक्टर है ये एंटीजन D को डिनोट करता है और ये कुछ ह्यूमन रेज में प्रेजेंट होता है, कुछ ह्यूमन इंडिविजुअल्स में और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता। जिनमें ये प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव और जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता उसको कहते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर RH पॉजिटिव का जो ट्रेट होता है वो होता है 100% डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर RH नेगेटिव। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम स्टडी करते हैं वो करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के तौर पे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है
जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये कंडीशन देखी गई है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि RH पॉजिटिव वाले को, एक बात हाँ ब्लड ग्रुप के संबंध में बता दूं मैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पे आने से पहले, कि RH पॉजिटिव वाले को कभी हम RH नेगेटिव वाले का ब्लड नहीं देते, क्योंकि RH नेगेटिव जो है उसके अंदर एंटीजन D नहीं है और RH पॉजिटिव वाले के अंदर एंटीजन D है। तो जब RH पॉजिटिव वाले का ब्लड हम RH नेगेटिव वाले को देंगे तो ये जो एंटीजन D है ये उसकी बॉडी में प्रवेश करेगा, जो उसकी बॉडी के लिए एंटीजन होगा और उसकी बॉडी इसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। ठीक है, तो जब किसी की बॉडी में एंटीजन D जाएगा तो उसकी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और एक ही ब्लड में ये एंटीजन D और एंटीबॉडी कोएग्जिस्ट करने लगेंगे, एक साथ रहने लगेंगे। और जब एक ही ब्लड में एंटीजन D और एंटीबॉडी D एक साथ रहने लगेंगे तो इट विल लीड टू क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ सेल्स, और इससे क्या होगा, सेल्स में क्लम्पिंग होगी और सेल्स का एग्लूटिनेशन होगा, और इवेंचुअली इस क्लम्पिंग से सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी एक ही ब्लड में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी कोएग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वरना सेल में क्या हो जाती है, क्लम्पिंग। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। इसमें होता क्या है कि अगर एक RH नेगेटिव लेडी एक RH पॉजिटिव व्यक्ति के साथ उसकी ब्रीडिंग होती है या उसकी मैरिज होती है, RH पॉजिटिव ट्रेट मैंने आपको बताया RH नेगेटिव के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए जो इनका RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल का जो बेबी होगा वो होगा RH पॉजिटिव, यानी RH नेगेटिव मदर के अंदर कैसा बच्चा डेवलप होगा, RH पॉजिटिव। ठीक है, तो अब पहली प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल इतना होगा कि जो RH पॉजिटिव बच्चा है उसके अंदर जो एंटीजन D प्रेजेंट है वो मदर की बॉडी में वाया प्लासेंटा चला जाएगा, और मदर की बॉडी उसकी एंटीजन D के खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी D। ठीक है, मदर की बॉडी उसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी D बना देगी। ठीक है, लेकिन पहली प्रेगनेंसी में कुछ भी इशू नहीं होगा, डिलीवरी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मदर की बॉडी उस एंटीजन को झेल जाएगी और बच्चा डिलीवर हो जाएगा। बाय द टाइम ये प्रोसेस पूरा होगा डिलीवरी फिनिश हो जाएगी। लेकिन सेकंड टाइम जब ये लेडी कंसीव करेगी तो अगेन वही चीज़ होगी, वो जो मदर है वो है RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव है, इसलिए बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाला ट्रेट डोमिनेंट है। अब यहाँ क्या होगा कि मदर की बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही एंटीजन D की एंटीबॉडी है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसे ये एंटीबॉडी बना ली थी। अब प्लासेंटा से मदर और बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अब बच्चे की बॉडी में है एंटीजन D, मदर के पास है एंटीबॉडी D, तो ये जो एंटीबॉडी D है ये प्लासेंटा के थ्रू बच्चे के पास पहुंचेगी, और एंटीजन D और एंटीबॉडी D यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से को कनेक्ट करेंगे, जिससे ये सेल की सतह पे इकट्ठे होंगे, सेल का क्लम्पिंग हो, एग्लूटिनेशन होगा सेल के अंदर, है ना, एग्लूटिनेशन डेवलप होगा सेल के सरफेस पे, और सेल का क्या होगा, लाइसिस होगा, सेल डेथ हो जाएगी, और इससे रिजल्ट ये होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो या तो जॉन्डिस के साथ RBC उसके कम होंगे और उससे उसे जॉन्डिस डेवलप होगा, या वो बच्चा जो पैदा होगा वो पूरी कंप्लीटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन एंटीजन D मदर में चला गया था, जिससे कि मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी D बना ली थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडी जब तक बनी तब तक डिलीवरी हो गई, इसलिए मदर को और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। सेकेंड प्रेगनेंसी में ये जो एंटीबॉडी D है ये सेकेंड बेबी के पास आई, जो भी RH पॉजिटिव है जिसके पास एंटीजन D है, तो ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन उसके RBC के सरफेस पे अटैक करी, और इससे उसके RBC के सेल्स में एग्लूटिनेशन हुआ और सेल का क्या हो गया, अल्टीमेटली लाइसिस हो गया, जिससे कि RBC का जो सेल्स हैं वो कम हो गए, या तो बच्चा हीमोलाइटिक जॉन्डिस से सफ़र करता हुआ पैदा होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इसका जो इलाज है इस कंडीशन का अब डॉक्टर्स ने निकाल लिया है। अब वो क्या करते हैं
कि जो एंटीजन डी होता है, जैसे मदर की बॉडी में एंटीबॉडी डी है, अब ये बच्चे के पास एंटीजन डी है। अब ये जो मदर की एंटीबॉडी है ये प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक जा रही है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मदर को थर्ड जो मंथ होता है प्रेगनेंसी का, वहीं से एंटीबॉडी डी देने लगते हैं। और इम्यूनोलॉजी का एक बहुत छोटा सा और एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो जो पहले मतलब जैसे अगर एंटीबॉडी डी को एंटीबॉडी मिल गई तो वो एंटीबॉडी डी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगी और एंटीजन तक पहुंचेगी ही नहीं। तो वो पहले से ही कॉम्प्लेक्स बना लेगी तो वो सेटिस्फाइड रहेगी और एंटीजन तक पहुंचेगी नहीं। तो मदर को एंटीबॉडी डी का इंजेक्शन देने से क्या होगा कि जो एंटीबॉडी डी मदर के ब्लड के अंदर है वो एंटीबॉडी डी से बाइंड कर जाएगी और बच्चे के अंदर जो एंटीजन डी है उससे बाइंड नहीं करेगी, है ना। तो अगर वो प्लासेंटा क्रॉस करके एंटीबॉडी डी और एंटीबॉडी डी का कॉम्प्लेक्स बच्चे तक पहुंच भी गया तो बच्चे के एंटीजन से वो बाइंड नहीं करेगा और बच्चे के आरबीसी पे डिपॉजिट नहीं होगा और इससे बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। अदरवाइज़ अगर एंटीबॉडी डी नहीं देंगे तो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे तक आएंगी और बच्चे के अंदर एंटीजन डी जो है उससे बाइंड करेंगे और बच्चे का जो आरबीसी की सेल्स हैं उस पर एग्लूटिनेशन कॉज करेंगी और उससे सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम ये जो है इसका जो ये इलाज है वो एंटी RH एंटीबॉडीज़ या एंटी डी एंटीबॉडीज़ बना ली गई हैं और जो मदर में पहले ही एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं ताकि मदर की जो एंटीबॉडी डी है वो शांत हो जाए, एंटी डी से जुड़ जाए और शांत हो जाए और आगे तक ट्रांसफ़र ना हो और बच्चे के पास नहीं पहुँचे और बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो ये था RH फैक्टर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।